कल मैंने आप लोगों को बता दिया था, क्या कर लिया था बताओ। हमने कर लिया था ग्रुप 17 की प्रॉपर्टीज़ कर ली थी। ग्रुप 17 की प्रॉपर्टीज़ में ये हमने कर लिया। ये हो गया हमारे पास 5 HCl से करना है, ठीक है। ये कल हमने कर लिया था डीकन प्रोसेस से। HCl किस तरीके से बनता है। चलो ये भी हमारा हो गया था कल, ठीक है। रिएक्शन विद NaOH और डाइल्यूट के साथ हमने कर लिया था डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, है ना। एक के साथ क्या बनता था हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरेट। एक के साथ क्या बनता था क्लोरेट। चलिए अब हमें करना है यहां से हैलोजेंस का करेंगे। देखिए हैलोजेंस में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल हमने क्लोरीन कर लिया था, आपको शायद मालूम हो। क्लोरीन के केस में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का देखा था हमने, ब्लीचिंग एजेंट होती थी क्लोरीन, और इसको हम लोग क्या बोलते थे परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट भी होती थी, है ना। तो क्लोरीन के बाद हमें करना है HCl। देखिए अगर हम लोग बात करें HCl की, तो HCl की 2 प्रिपरेशन मेथड होती हैं। नंबर 1 कौन सी होती है हमारे पास, NaCl को जब H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं, NaCl को जब H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं, कितना टेम्परेचर इतना होता है ना 150 डिग्री होता है, तो हमारे पास सोडियम बाईसल्फेट बनता है। इस सोडियम बाईसल्फेट को फर्दर हम NaCl के साथ ट्रीट करेंगे तो अब हमें मोर अमाउंट में टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि यहाँ पर जैसे NaCl से ये हमारे पास सॉल्ट बन गया, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो इसके केस में हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो इस मेथड को, इन दोनों मेथड से हमारे पास HCl बन रहा है। सेकंड थिंग, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, सॉल्ट केक मेथड। दिस इज ऑल्सो नोन एज सॉल्ट केक मेथड। वाई, बिकॉज इसका नाम सॉल्ट केक होता है, सोडियम बाई सल्फेट का नाम होता है सॉल्ट केक। अब देखो अगर हम लोग बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, तो दिस इज द कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है। और कैसा टेस्ट होता है इसका, एसिडिक टेस्ट होता है। अब अगर हम लोग बात करें HCl की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है कि ये कलरलेस होती है, पंजेंट स्मेल गैस होती है और स्लाइटली एसिडिक नेचर होती है। अब HCl ना तो कंबंशन होती है, ना ही कंबंशन को सपोर्ट करती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, दिस इज नाइदर कंबंसेबल नॉर सपोर्ट टू कंबंशन, ना उसका सपोर्ट करती है। अगर हम लोग बात करें इसके HCl की कि ये एसिडिक है या नहीं है, तो वाटर में अगर हम रिएक्ट कराएं तो हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है और क्लोराइड आयन बनता है, ठीक है। एसिडिक कांस्टेंट है, यानी कि इसका मतलब क्या समझ में आया कि मान लो ये H+ आयंस दे रहा है इसमें वाटर में, तो क्या होगा, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट जो K वैल्यू है उसकी वैल्यू हाई होगी। क्यों होगी बताओ, क्योंकि इसके केस में अगर हम K की बात करें तो HCl खुद में ही काफ़ी इम्पोर्टेंट एसिड होता है, या काफ़ी आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब ये वाली बात आपको समझ में आई। देखिए इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको 2-3 ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि इसकी प्रिपरेशन मेथड क्या है। इसकी प्रिपरेशन मेथड में हमने NaCl के साथ H2SO4 करेंगे तो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड बनेगी। टेम्परेचर का ध्यान रखना है, लेकिन मान लीजिए जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है यानी सोडियम बाईसल्फेट जो बना है उसको हम फर्दर NaCl के साथ ट्रीट कराएं, अब हाई टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम लोग हाई टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा HCl। अब ये जो HCl होता है
इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको समझनी है कि ये ना तो खुद कंबंशेबल होता है, ना ही सपोर्ट करता है कंबंशन को, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, ये पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, एसिडिक टेस्ट होता है, और एक ये एसिड होता है। अब ये जो चीज़ें आपने देखा नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए अगर हम लोग बात करें किसकी, बताओ, गोल्ड एंड प्लेटिनम जो होते हैं, दीज आर द नोबल मेटल। नोबल मेटल को क्या है, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता किसी भी एसिड में। लेकिन मान लीजिए अगर हमने एक्वारेजिया ले रखा है, दिस इज द एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया किसको बोलेंगे बताओ? एक्वारेजिया का मतलब हुआ हमारे पास एक्वारेजिया क्या है, HNO3, HNO3 के साथ HCl। लेकिन कितने बाई कितने रेशियो लेना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये 3 रेशियो में अप्लाई होता है, ये 1 रेशियो में अप्लाई होता है, तो इसके मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। अब देखिए जो नोबल मेटल थे यानी किसी एसिड में डिसॉल्व नहीं हो पा रहे थे, वो एक्वारेजिया के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व होने पर प्रोडक्ट दे देते हैं, यानी कि उसमें कंप्लीटली ये डिसॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब जैसे मान लीजिए हम लोग ये गोल्ड का डिसॉल्व कर रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास, लाइक दिस। और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये बनता है, और साइड में इन दोनों में एक चीज़ ध्यान रखना है आपको जो इम्पोर्टेंट है, NO बनता है, ठीक है। ये पॉइजनस गैस है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। तो मैं समझता हूँ शायद यहाँ तक बात क्लियर होगी। एक बार दोबारा समझाता हूँ। जैसे मान लो एक बार प्रिपरेशन मेथड आपने समझ ली। प्रिपरेशन मेथड 2 ही हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, NaCl H2SO4 करेंगे, कम टेम्परेचर होगा। लेकिन मान लीजिए जब हमारे पास साइड प्रोडक्ट बन रहा है NaHSO4, उसको हम लोग NaCl से ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, और इसको सॉल्ट केक मेथड के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो नोबल मेटल होते हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए काम में लाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाला, HCl क्योंकि छोटा है, ये भी छोटे छोटे हैं। ये हमारे पास ऑक्सी एसिड हम लोग बोलते हैं। अब जैसे मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बताइए भाई ऑक्सी एसिड क्या होता है, ऑक्सी एसिड का मतलब है कि एक तो हाइड्रोजन होगा, और जिसका ऑक्सी एसिड हम लोग बनाना चाह रहे हैं वो एलिमेंट होगा, और ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ नोन एज द ऑक्सी एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग फ्लोरीन का बना रहे हैं, तो यहाँ पर HOX यानी फ्लोरीन का ऑक्सो एसिड हो गया, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और जिसका बना रहे वो भी है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसका नाम है हाइपोफ्लोरस एसिड। देखिए इसको पहले ट्रैप करते थे। स्टार्टिंग जो मेथड होती थी वो ये होती थी, F2 को H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब लाइट करते थे तो यहाँ पे फ्री रेडिकल की वजह से HOF यानी कि ये बनता था। लेकिन ये थोड़ा सा बम्बार्डमेंट वगैरह के चांसेस होते थे। ये क्लासिकल मेथड है, यानी कि पहली वाली मेथड है जो रिसेंट ईयर में डिस्कवर की गई है। रिसेंट ईयर में ये वाली है। पहले इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करते थे, आजकल क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास आइस है, आइस यानी कि वाटर की कौन सी फॉर्म ले रखी है, आइस। आपको कैसे पता लगा, ये -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले रखा है। तो जब हम उसको ट्रैप करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, HOF प्लस दिस वन। तो मतलब पहले तो की जाती थी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लेकिन आजकल जो यूज़ की जा रही है वो किस में यूज़ की जा रही है, आइस में इसको बना करके किया जा रहा है, ठीक है। तो फ्लोरीन का एक ही ऑक्सो एसिड होता है, बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह के काफ़ी सारे ऑक्सो एसिड्स हैं, अभी हम लोग करने वाले भी हैं। तो देखो इसमें ये चीज़ ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये HOF होता है, अगर इसको वाटर में डाल दें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तरह काम करना शुरू कर देता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द सेंस आप लोग जानते ही हो, पेरोक्साइड लिंकेज होती है। तो अगर इसको वाटर से हाइड्रोलिसिस करा दिया हमारे पास तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगी, ठीक है। चलो अब अगर हम लोग बात करें कि HOCl, HOBr, HOI नॉट वेरी स्टेबल, इसलिए इनके तो बनते ही नहीं है, इस फॉर्म में नहीं बनते हैं। एक चीज़ ध्यान देंगे आप लोग,
इस फॉर्मेट में नहीं बनते हैं। बाकी अगर हम लोग क्लोरीन वगैरह के देखें तो कौन से फॉर्मेट में बनते हैं, ऑक्सी एसिड, लाइक दिस। ठीक है, तो ये किसके, क्लोरीन के हैं। एक चीज़ समझने की कोशिश करें, ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि HOF का तो इस तरीके का एक बनता है, लेकिन अगर हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो इस तरीके का उसमें नहीं बनता है। वो किस में बनता है, अगर हम इनके बनाना चाहेंगे तो बाकी फॉर्मेट में बनता है, जैसे कि HClO4 हो गया, HClO3 हो गया, HClO2 हो गया, ये क्लोरीन के ऑक्सो एसिड है। मान लो अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बताओ भाई इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा बताओ। तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगी, जैसे मान लीजिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है हमारे पास, +7, और इसकी कितनी होगी, +3, इसकी कितनी होगी, +5। तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर जितनी ज़्यादा होगी उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, 1, 3 and 2। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक। अगर मान लीजिए इसी का बेसिक कैरेक्टर पूछ लें तो क्या हो जाएगा, सारा सिस्टम रिवर्स हो जाएगा। तो ये फ्लोरीन का ऑक्सो एसिड है, ठीक है। बाकी इनके ऑक्सो एसिड स्टेबल नहीं होते इस फॉर्म में। कौन सी फॉर्म है ये, HOX। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं, दो हमारे पास टॉपिक है, ठीक है। एक तो है स्यूडो हैलाइड्स और एक है हमारे पास इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अब स्यूडो हैलाइड्स क्या होता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होता है वो समझते हैं। जैसे एक वर्ड आया अपने पास स्यूडो हैलाइड्स। अब ये स्यूडो हैलाइड्स क्या होते हैं, स्यूडो का मतलब सारे बच्चे जानते हैं फॉल्स होता है, ठीक है। यानी कि एक्चुअली में तो हैलोजेंस नहीं होते लेकिन हैलोजेंस की तरह एक्ट करते हैं, तो फिर वो क्या होंगे, दैट इज कॉल्ड द स्यूडो हैलाइड्स। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसा कोई एलिमेंट जिसमें, ऐसा कोई कंपाउंड, ऐसा कोई मॉलिक्यूल्स जिसमें एक नाइट्रोजन एटम एटलीस्ट प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज द स्यूडो हैलाइड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइनोजन, ठीक है, लाइक एज द थायोसाइनोजन, ये आप लोग जान रहे हो, सिलीनियम साइनोजन, इस तरीके से। मतलब ऐसा कि एटलीस्ट 1 नाइट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, स्यूडो हैलाइड्स के लिए। बताओ ये क्लियर हुआ, अभी नहीं हुआ आप लोगों को। थायोसाइनेट वगैरह वगैरह होंगे जिसमें एक नाइट्रोजन होगा, वो सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास, स्यूडो हैलाइड्स। तो एक चीज़ आपको ये क्लियर आ गया होगा कि हम स्यूडो हैलाइड्स किसको बोलते हैं। अगर हम बात करें इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की, तो देखिए इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का मतलब होता है जब हैलोजेंस आपस में फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास लाइक दिस, एक हमारे पास ये कैटेगरी है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की, एक हमारे पास ये कैटेगरी है, तो ये नियरली 4 कैटेगरीज होती हैं हमारे पास, ठीक है। अब इन 4 कैटेगरी में जैसे फॉर एग्जांपल ClF आ गया तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें BrF3 है, ClF3 है, तो इस तरीके की कैटेगरी हो गई। अगर हम 5 की बात करें, देखो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का मतलब क्या हुआ, हैलोजन एटम डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के आपस में स्लाइटली डिफरेंस आ जाता है, उसको हम लोग जब कंबाइन होते हैं वो आपस में तो बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इनकी कितनी कैटेगरी होती हैं, 4 कैटेगरी होती हैं, AB, AB3, AB5 एंड AB7। AB की ये सारी कैटेगरी हैं, AB3 की ये हैं, AB5 एंड AB7। अगर यहाँ पे बात करें जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेस होगी उस पर क्या आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है,
और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी बच्चे से यहाँ पे पूछने लगा कि भाई इसमें नेगेटिव किस में होगा, ठीक है ना, ये तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे ना इसको। तो ये हमारे पास क्या है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया तो किस पे नेगेटिव रहने वाला है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। किस पे पॉजिटिव रहेगा, जिसकी कम होगी। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। इस तरीके से ये कंपाउंड बन रहा है, लेकिन कौन सा वाला, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड। एक चीज और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए मैं किसी बच्चे से पूछूं कि एक है हमारे पास हैलोजेंस, एक है इंटर हैलोजेंस, समझ रहे हो आप लोग। एक है हैलोजेंस, एक है हमारे पास इंटर हैलोजेंस, लाइक दिस X2 एंड XX डैश। इन दोनों में से विच वन इज द मोर रिएक्टिव या विच वन इज द मोर स्टेबल। हाँ, तनिष्का और प्रांजलि, पी ब्लॉक कल क्लास नहीं होगी क्या? पी ब्लॉक की क्लास तो है, पी ब्लॉक की क्लास तो अभी चल रही है, ये पी ब्लॉक ही है प्रांजलि। बताओ बॉयज, क्लियर आ रही है आप लोगों को? अभी तो एक आध बच्चा जो है, क्योंकि न्यूज़ ज़्यादा सुन रहे होंगे तो न्यूज़ ज़्यादा देख रहे होंगे तो इसकी वजह से आया नहीं, मैंने कहा चलो एक रिकॉर्ड करते हैं। तो बॉयज क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? हाँ, ये पी ब्लॉक का ही है, उसके आगे कर रहे थे हम लोग। कल हमने कहाँ तक कर लिया था, कल हमने तो क्लोरीन फिनिश कर लिया था ना, क्लोरीन के आगे कर रहे थे HCl वगैरह। तो ये एंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं। बॉयज तो क्लियर आ रही है ना? क्लास जरूर लो, जिससे क्या होगा मालूम है, हाँ, जिससे क्या होगा कि कल कहाँ चल रहे थे वो भी आपको क्लियर मालूम पड़ेगा और आगे क्या करेंगे वो भी चीज़ें धीमे धीमे मालूम पड़ेगी। और इसके मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स भी बनाने वाला हूँ, मतलब पहले तो डिटेल में कर लो, डिटेल में करने के बाद मैं आपको ये चीज़ें बता दूंगा कि इसका ये है और ऑक्सो एसिड्स में हम कैसे देखते हैं, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन वन टाइम तो आपको एक बार डिटेल में करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अब स्यूडो हैलाइड्स आ गए, अब स्यूडो हैलाइड्स के बारे में समझना जरूरी है होते क्या है। लेकिन अब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आ गए। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में मेनली हमें मालूम होना चाहिए 4 कैटेगरी है ना, बाकी रिएक्शंस हैं काफ़ी सारी, वो भी थोड़ा थोड़ा करेंगे तो एक रिवाइज हो जाएंगी। दूसरी चीज़ एक और है कि इनका कंक्लूजन लास्ट में शॉर्ट में बता देंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें इंटर हैलोजन कंपाउंड्स चल रहे थे, ग्रुप 17 ही चल रहा है, तो इसमें मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये था कि इन दोनों में से विच वन इज द मोर रिएक्टिव, कौन सा वाला रिएक्टिव होगा, और कौन बच्चा बताएगा कौन सा वाला रिएक्टिव है, बताओ इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, विच वन इज द मोर रिएक्टिव, कोई बच्चा बताएगा। ये इंटर हैलोजेंस हैं, ये हैलोजेंस हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, हैलोजन और इंटर हैलोजेंस में से विच वन इज द मोर रिएक्टिव, कौन बता रहा है, चलो बताओ, वही बता रहा है कोई बच्चा। चलो देखो, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, इसका क्या है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है इन दोनों एटम में। ये दोनों एटम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से इनमें ये मोर रिएक्टिव है। हैलोजेंस क्या है, सेम एटम है इसमें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा। मान लीजिए अगर हम क्लोरीन क्लोरीन की बात करें, एक हम क्लोरीन फ्लोरीन की बात करें, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज द वीक बॉन्ड। क्यों है ये वीक बॉन्ड? बिकॉज डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बिटवीन 2 एटम्स। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से विच वन इज द मोर रिएक्टिव, तो इंटर हैलोजेंस आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हैलोजेंस, क्योंकि हैलोजेंस में क्या होता है, दे आर नॉन पोलर, वाइल इन द केस ऑफ इंटर हैलोजेंस दे आर पोलर।
कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखते हैं न्यू। देखो, प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो इसमें खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझते हैं इसको कि गैस हम किसको बोलेंगे, लिक्विड हम किसको बोलेंगे, इस तरीके से, है ना। तो देखो, जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होते जाएंगे, मोर होते जाएंगे, वो गैस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक हमारे पास IF3 है, एक हमारे पास IF7 है, इन दोनों में से गैस फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करेगा, तो जिसका ये बड़ा दिख रहा है आपको, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस के चांसेस ज़्यादा हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जनरली गैस फॉर्म में। ये मे बी सॉलिड हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स क्या है यहाँ पे कम है, और स्टेरिक हिंड्रेंस कैसी होगी, वो भी कम होगी। तो जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे, इट कैन एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म एज वेल एज सॉलिड फॉर्म। वाइल यहाँ पे ये क्या करता हुआ नज़र आ रहा है हम लोगों को, सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। सेकंड थिंग ये है कि अगर हम बात करें इंटर हैलोजेंस की, ठीक है, हैलोजेंस की या इंटर हैलोजेंस की, तो देखो हैलोजेंस में क्या होता है, हैलोजेंस और इंटर हैलोजेंस की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई दो हैलोजेंस है, ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और एक और हो गया 7, एक ये 7 है, 1 2 3 4 5 6, तो इसने इसका एक पेयर ले लिया, शेयर कर लिया, तो बॉन्ड बन गया हमारे पास, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका बॉन्ड बन गया तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमने क्या देख रहे हैं, ये डायामैग्नेटिक हो गए, नहीं हो गए, पेयर हो गया, पेयरिंग हो गई बेसिकली। तो अगर हम देखें तो जिसकी वजह से इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग, डायामैग्नेटिक इन नेचर। अच्छा, ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि अगर ये अपनी हम लोग सॉल्ट को इंटर हैलोजन कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग BrCl को करेंगे तो यहाँ पर जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी, ध्यान रखना वाली बात है आपको, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी उसके रेस्पेक्ट में ऑक्सो एसिड बनेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम किसकी है, आयोडीन की, तो आयोडीन के रेस्पेक्ट में ऑक्सो एसिड बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें IF7 की, तो आपसे पूछे कि बताओ ऑक्सो एसिड किसके रेस्पेक्ट में जाएगा, तो ऑक्सो एसिड जाएगा हमारे पास आयोडीन के रेस्पेक्ट में। तो इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान रखना है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमारे पास कम होगी उसके रेस्पेक्ट में ऑक्सो एसिड बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दे दिया, तो हमें ये देखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम किसकी है, जैसे आयोडीन की है तो उसके रेस्पेक्ट में ऑक्सो एसिड बनेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम किसकी है, आयोडीन की, तो उसके रेस्पेक्ट में ऑक्सो एसिड बनेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम किसकी है, ब्रोमीन की, तो उसके रेस्पेक्ट में ऑक्सो एसिड बनेगा। तो मान लीजिए इसमें अगर ऑक्सो एसिड की रिएक्शंस हमें दे रखी हैं तो हम ये भी बड़े इजीली बता सकते हैं कि किसके रेस्पेक्ट में ऑक्सो एसिड बनेगा और किसके रेस्पेक्ट में सॉल्ट बनेगा। दिस इज़ द सॉल्ट, दिस इज़ द ऑक्सो एसिड। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके रेस्पेक्ट में सॉल्ट बनता है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी उसके रेस्पेक्ट में क्या बनता है, ऑक्सो एसिड बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई आपको। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ग्रुप 17 हमारा फिनिश हो गया। ग्रुप 18 में आपको और थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि पी ब्लॉक एलिमेंट खत्म हो जाएगा। चलो देखो, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं यहाँ पे कि यहाँ पे एबंडेंस, ग्रुप 18 थोड़ा सा देखें। सबसे पहले बात करते हैं इसके एबंडेंस की। जो ये गैसेस होती हैं
तो कौन बच्चा बताएगा सबसे ज़्यादा अबंडेंस किसकी होती है? ठीक है, एबंडेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा किसकी एबंडेंस होती है? देखो सबसे पहले तो ग्रुप 18 देखिए आप लोग। ग्रुप 18 में हम लोग क्या कर रहे हैं, है नहीं अगर कर 0 रन पर आउट। ठीक है नहीं अगर कर 0 रन पर आउट, हमने ये कर लिया। अब इसमें अगर आपसे एबंडेंस पूछ लें तो कैसे ध्यान रखोगे आप लोग? अच्छा, किसी चीज़ में अगर अनकर होते हैं हम लोग, प्रैक्टिसनर नहीं होते हैं, मान लीजिए किसी भी चीज़ में है, अभी कोई स्टूडेंट आया उसने नया शुरू किया, केमिस्ट्री हो सकता है, किसी ने नया शुरू किया मैथ्स, तो स्टार्टिंग में उसको ये नहीं कि पूरा परफेक्ट हो जाए, उसको परफेक्शन के लिए तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जा कर के एक परफेक्शन आता है। अब मान लीजिए बच्चे 11 से 12th में ही मूव किए हैं, तो जो 12th का सिलेबस है 11th में तो चीज़ें जानते होंगे और वो भी भूल जाएंगे अगर वो अपना बार बार रिवाइज नहीं करते रहेंगे। ठीक है, अब 12th में ही आए आप लोग, तो 12th में हो सकता है जो चैप्टर चल रहा हो उसका ही आपको ज़्यादा मालूम हो और जो चैप्टर निकल गया है उसका थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन बार बार जो बच्चे अपना रिवीजन पे लगे रहते हैं तो उनको और चीज़ें क्लियर ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे ही अब अगर स्टार्टिंग में ही कोई नया आए, मान लीजिए 10 से ही मूव करके बच्चा आया 11th में, तो उसके लिए तो सारी चीज़ें नए होंगे क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको आपको कैसे ध्यान रखना है, अनकर है 0 रन पर आउट। अनकर है 0 रन पर आउट मतलब ये वाला देखो, आ से आर्गन, अनकर है 0 रन पर आउट। अनकर है 0 रन पे आउट मतलब अनकर है 0 रन पे आउट। ये अबंडेंस का ऑर्डर है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अबंडेंस को लेकर के। तो आर्गन सबसे ज़्यादा पाया जाता है एयर में और कम किस में पाया जाता है? सबसे कम कौन पाया जाता है? जिनॉन पाया जाता है। ठीक है, अच्छा ये सारी की सारी नोबल गैसेस हैं। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, या इसकी उस तरीके से हम लोग बात करें तो ये क्या है? नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, ये रिएक्शन नहीं करती हैं। इसीलिए क्या था इससे पहले, मतलब अगर हम लोग 1962 से पहले अगर जाते हैं तो उसके केस में तो इनको हम लोग इनर्ट गैसेस बोलते थे। आज की डेट में कुछ गैसों में रिएक्शन हो गई है, लेकिन फिर भी सारी की सारी सारी गैस बहुत ज़्यादा रिएक्शन करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए इनका नाम जो है इनर्ट गैस तो नहीं कह सकते आज की डेट में, क्योंकि जिनॉन के कंपाउंड्स बन चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इनको नोबल गैस ज़रूर बोलते हैं। नोबल का मतलब क्या है? यूनिक प्रॉपर्टीज़। यूनिक प्रॉपर्टीज़ मतलब बाकी के जितने पर भी ग्रुप्स हैं अलग प्रॉपर्टीज शो करना। इसीलिए जो ग्रुप 18 की गैसेस होती हैं हम उनको क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। अब कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो बाकी के ये अलग शो करती हैं? जैसे मान लीजिए, है ना, मोनो एटॉमिक होती हैं, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स नहीं बना सकती, कलरलेस एंड टेस्टलेस होती हैं, और वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल होती हैं, है ना। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? जब वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो इसमें बीपी और एमपी जो होता है वो बहुत ही कम होता है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? इनमें बहुत ही कम होगा। क्यों? क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसे हैं इसमें? वीक, है ना। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है हमारे पास। हाँ, अच्छा, हीलियम कैसे बनता है? अगर मान लीजिए हम लोग एयर के अलावा और देखना चाहें तो जैसे ये रेडियम है, रेडियम में जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराते हैं, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराने से उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है, मास नंबर में 4 की कमी आती है, तो वहाँ पर क्या बन जाता है? हमारे पास हीलियम बन जाता है। ठीक है, तो ये थे इस तरीके ग्रुप के प्रॉपर्टीज़। चलो देखो, अब इसके जनरल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करें,
एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास? हीलियम हम है नहीं अगर कर 0 रन पर आउट। ठीक है, तो इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास? 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। ये रेडान है। अगर मान लो मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ बताओ भाई बीपीएमपी का ऑर्डर क्या होगा, तो डाउन दी ग्रुप चलने पर, यानी कि ये ग्रुप है मैंने ऐसे लिख रखा है, अगर मैं इसको ग्रुप में लिखूँ तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे है नहीं अगर कर 0 रन पर आउट। तो देखो ग्रुप में डाउन दी ग्रुप चलने पर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो बीपीएमपी दोनों ही इंक्रीज करेंगे, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। देखो यहाँ पे अगर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो तो ये कंटिन्यूसली, ठीक है, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी इंटरेक्शन है वो थोड़ा सा बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से हीट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डाउन द ग्रुप चलने पर मास बढ़ता है, मास इंक्रीज होने पर डेंसिटी इंक्रीज होगी, डेफिनेटली इंक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं डाउन द ग्रुप चलने पर डेंसिटी इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियाई क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो 2-3 चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंट, उसको कर ही लेते हैं फिर देखते हैं क्या है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज से डिस्कस करने से पहले 2-3 चीजें हैं जो आपको बताई जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इनर्ट होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या है इनका? जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस होती हैं, मोनो एटॉमिक होती हैं। सेकंड थिंग क्या था इसका कि मार्च 1962 में नेल वॉर्थलेट ने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ऑब्जर्व किया नोबल गैसेस के बारे में। और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई रिसर्च वर्क कर रहे थे, ओकेजनली इन्होंने देखा कि एक रेड कंपाउंड बनता है। रेड कंपाउंड कौन सा बनता है? लाइक दिस। ये कैसे कलर का होता था? रेड कलर का, है ना। अब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ऑक्सीजन की वो नियरली कितनी होती है अपने पास? 1175 किलो जूल पर मोल, इतनी होती है। तो ओकेजनली इन्होंने क्या किया, फिर जिनोन के साथ इसकी रिएक्शन कराई, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन जिनोन के साथ ट्रीट कराया। क्यों? क्योंकि जिनोन की भी जो आयोनाइजेशन एनर्जी थी वो भी नियरली इसी के इक्वल होती थी, 1170 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी होती थी किसकी? जिनोन की। तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बना सकता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकता है, तो जिनोन क्यों नहीं बना सकता? तो जब इन्होंने जिनोन की रिएक्शन कराई तो एक कंपाउंड जिनोन का भी बन चुका था। ठीक है, तब से लेकर के आज तक देयर आर सो मेनी वेरियस जिनोन कंपाउंड्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, काफ़ी सारे डिस्कवर हो गए। अब देखिए आगे अगर हम लोग बात करें इसके कॉन्फ़िगरेशन की, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारे पास? हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि हीलियम का कितना होता है? 1s2, उसको अगर छोड़ दें हम लोग तो इसके जो ऑक्टेट है वो क्या होता है हमारे पास? NH2 एंड NP6 होता है। ठीक है, मतलब कंप्लीट होता है। इसमें डबलेट होता है। बाकी अगर कहें हम बात देख रहे हो आप लोग, पी ब्लॉक एलिमेंट होते हुए भी, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हुए भी उसमें कॉन्फ़िगरेशन पी में नहीं जाता? क्यों? क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि जो पूरी पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन की गई है वो किसके बेस क्या है डिज़ाइन करने का? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी SPDF। लेकिन यहाँ पर पी में ना होते हुए भी वो किस में आ रहा है? पी ब्लॉक एलिमेंट में रखा जा रहा है। तो अगर हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन छोड़ दें तो बाकी सबका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है हमारे पास? NH2 एंड NP6। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखें। चलो देखो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी, ये तो अभी कल ही लिया हमने।
देखो इसके ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आपका पी ब्लॉक एलिमेंट ख़त्म हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस हैं जो आपको समझना है इनका। हाइड्रोलिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें हाइड्रोलिसिस की, तो जैसे XeF2 होता है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ध्यान रखना है आपको, XeF2 के 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। कौन कौन से बनेंगे? Xe बनेगा, HF बनेगा एंड ऑक्सीजन बनेगा। किसके रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ मैं? XeF2। मतलब अगर हमारे पास XeF2 है तो ध्यान रखेंगे 3 प्रोडक्ट बनेंगे लाइक दिस। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास XeF4 है, उसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो उसके 4 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से? जैसे देखिएगा XeF4 के 4 प्रोडक्ट बनेंगे, Xe, XeO3, HF एंड O2। लेकिन अगर हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, XeF2 है तो उसके 3 प्रोडक्ट कौन कौन से? Xe, HF, O2। XeF4 है मतलब मिडिल वाला ले रखा है, तो मिडिल वाले के साथ हमारे पास 4 प्रोडक्ट बनेंगे लाइक दिस। अगर हमने सबसे ज़्यादा ले रखा है तो उसके भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब सबसे ज़्यादा के 2 प्रोडक्ट, मिडिल वाले के 4 प्रोडक्ट और फिर सबसे कम के 3 प्रोडक्ट। इसको ऐसे ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो दोनों रिएक्शन देख रहे हो आप लोग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोबारा से सुनिएगा। Xe यानी कि हेक्साफ्लोराइड कंपाउंड्स हैं ये। हम इनके क्या कर रहे हैं? बेसिकली प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस वाली। हाइड्रोलिसिस वाली प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो अगर मैं प्रिपरेशन मेथड की बात करूं तो देखो ये प्रिपरेशन मेथड कुछ ऐसे होती है। 1 बार प्रेशर होता है इसमें और 1:1 रहता है। तो यहाँ पे क्या बना? XeF2। मान लीजिए यहाँ पे रेशियो हमने 1:5 लगा दिया, प्रेशर वही 6 to 7 बार लगा दिया तो बनेगा XeF4। लेकिन अगर हमने इस प्रेशर जो है 60 to 70 बार यूज़ कर दिया, रेशियो 1:20 कर दिया, तो हमारे पास बनेगा XeF6। तो ये इनकी जो है प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने समझ में आया थोड़ी चीज़ें। मतलब सबसे कम है तो उसके 3 प्रोडक्ट, जैसे कि XeF2। अगर मिडिल वाला है तो उसके 4 प्रोडक्ट, और अगर कम वाला है तो उसके 2 प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक दिस। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है? XeF6 जो होता है वो दोबारा से रिएक्शन देता है किसके साथ? H2O। अगर हमने हाइड्रोलिसिस, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये पार्सली ये जो ऊपर वाला है ये कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस है, ये पार्सली हाइड्रोलिसिस है नीचे वाला। पार्सली हाइड्रोलिसिस में अगर हमने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स 1 ले रखा है तो XeOF4 प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर इसी को पार्सल ना लिख करके कंप्लीटली लिख दे तो XeO3 + HF बनेगा। लेकिन अगर उसने पार्सली लिख दिया तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा हमारे पास? XeOF4। अगर मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा लगा दें तो फिर हमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा बनता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब इसके क्या है? यूजेस हैं। हीलियम क्या है? नॉन इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील नहीं होती है, काफ़ी लाइट गैस होती है, इसलिए बैलून में यूज़ की जाती है। मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, मैट डिपार्टमेंट में है ना, मौसम विभाग में यूज़ करते हैं इसको। हीलियम किस में यूज़ की जाती है? गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ की जाती है। ठीक है, लिक्विड हीलियम कहाँ पे? क्रायोजेनिक एजेंट। ये क्रायोजेनिक क्या होता है? मान लीजिए हाई प्रेशर पे अगर कोई गैस है उसको लिक्विड में अप्लाई करना हो, लिक्विड में बनाना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक इंजन या क्रायोजेनिक एजेंट। हीलियम कहाँ पे यूज़ होती है? पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट है। क्यों? क्योंकि इसका जो BP होता है वो बहुत ही बॉइलिंग पॉइंट माइनस में होता है, जिसकी वजह से ये एज ए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का काम करती है। नियॉन कहाँ पे यूज़ होते हैं? एज ए डिस्चार्ज ट्यूब। आर्गन कहाँ पे यूज़ होगा? मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज़ होता है ना। जिनॉन एंड क्रिप्टॉन जो होते हैं यूज़, वो किस में? स्पेशल लाइटिंग पर्पस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये यूजेस हैं। अब थोड़ा सा एक चीज़ करते हैं हम लोग, क्लेथरेट कंपाउंड्स। ये क्लेथरेट कंपाउंड्स क्या होते हैं? क्लेथरेट्स कंपाउंड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं,
कोई हमारे पास लाइक दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ना, उसमें इनको ट्रैप कर देना, बीच में ट्रैप कर देना, उसको बोलते हैं हम लोग क्लेथराइड कंपाउंड्स। जैसे जिनॉन हो गया, क्रिप्टॉन को हम कर सकते हैं। तो फिर ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जो क्लेथराइड कंपाउंड नहीं बना सकते? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो जिनके स्मॉल साइज होते हैं, है नहीं अगर कर 0 रन पर आउट। तो जिनके स्मॉल साइज होते हैं, ध्यान रखिएगा, वो क्लेथराइड कंपाउंड्स बनाने में काम में नहीं लाए जाते लाइक दिस, क्योंकि ये तो बड़े मॉलिक्यूल्स हो गए। इनके जो साइज़ हैं वो कंपेरेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनके बड़े साइज़ हैं और इसमें हमने छोटा साइज ट्रैप करा दिया तो वो ट्रैप नहीं होगा। तो ये क्या थे हमारे पास? क्लेथराइड कंपाउंड्स। चलिए, अब सारे बच्चे चले गए मुझे तो लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया है, ठीक है। अब दूसरी वाली बात ये है, फिर कल तो 11th वगैरह का चैप्टर शुरू करेंगे, जो भी है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ख़त्म हो गया है ना। अब तो कहने का मतलब ये हुआ, चलो थोड़ा सा मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि फ्री से हो गए। फ्री का मतलब ये है कि अब जो टॉपिक रैंडमली लेना पड़ेगा वो टॉपिक रैंडमली लेंगे, क्योंकि उसमें तो ये था ना कि हाँ भाई चलो ये पढ़ाना है वो पढ़ाना है। अब वही बच्चे नहीं आते तो पढ़ा करके क्या करेंगे, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अब रैंडमली करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट